हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी हॉल। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आपने बाकी के वीडियोस को ज़रूर देखा होगा, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। कल मैंने जो कि चैप्टर 5 को अपलोड किया था और इसका MCQ जो है वो मैंने अपने एप्लीकेशंस पे कोर्स में डाल दिया है। तो जो लोग जुड़े हुए हैं उनको PDF मिल गई है, आप लोग PDF से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ जो लोग नहीं जुड़े हुए, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कम कीमत में आपको मिल रही है। 199 में, सिर्फ और सिर्फ 199 में आपको पूरा कोर्स मिल जा रहा है। तो जिस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन की लिंक दी है, एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज रात 10 मतलब 12 बजे तक है, 10 अप्रैल तक ही आपका ऑफर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है नगर, व्यापारी और शिल्पीजन। तो इसके संदर्भ में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं वो मैंने हाईलाइटेड कर रखा है, उसी को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। अगर हम यहाँ पे देखें, इस प्रकार का था कि क्या वह एक मंदिर नगर था, या फिर एक प्रशासनिक केंद्र था, या फिर एक वाणिज्यिक शहर था, या फिर एक पतन नगर था, अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के भी केंद्र हुआ करते थे। अब इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए एक पिक्चर लगाया गया, और इस मतलब इंडिया का मैप है, और इस मैप में अलग अलग शहरों के नाम लिखे गए। और यहाँ पे साफ लिखा गया कि मध्य और दक्षिण भारत के व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र यहाँ पे दिए गए, जैसे सूरत, हम्पी, मुजफ्फरपट्टनम जो है वो काफ़ी फेमस थे। आगे हम देखेंगे। तो बाकी आप नगरों के बारे में देख सकते हैं, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, सोमनाथ, बम्बई, अहमदाबाद, बरार, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, ये कुछ महत्वपूर्ण जो कि नगर थे। चलिए आगे देखते हैं। प्रशासनिक केंद्र के अंतर्गत अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं ये PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक ज़रूर पढ़ लीजिए एक बार। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के बारे में जो कि बहती है। सुंदर नगर के पास बदी। एक्चुअली ये बात किसके बारे में की जा रही है? चोल वंश के बारे में की जा रही है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं प्रशासनिक केंद्र। अध्याय 2 में हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा है। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर के चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, उसकी यात्रा पर चलते हैं। तो यहाँ पे चोल वंश के बारे में बताया जा रहा है। राजा राज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार का नाम क्या था? कुंजर मलन राजराज पेरुथच्चन। कुंजर मलन राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर के दीवारों पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नगर उन बाजारों के हलचल से भरा हुआ था जहां अनाज, मसालों, कपड़ों तथा आभूषणों की बिक्री हो रही थी। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं तथा तालाबों से होती थी। यहाँ पे ध्यान देगा, नगर में जल की आपूर्ति जो होती थी वो कहाँ से होती थी? कुओं और तालाबों से होती थी। आगे हम देखेंगे तो यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियों तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के द्वीप बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्वामी मलाई में स्थापित, स्वामी मलाई जो कि चोल वंश में ही एक शहर था। आगे देखते हैं मंदिर, नगर तथा तीर्थ केंद्र। तो इसमें हम देखेंगे तो मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण थे। जैसे कि तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। अब इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो आगे देखिए, कांसा जो है, कांसा के बारे में हमेशा पूछा था कि कांसा किसका मिश्र धातु है। तो कांसा एक मिश्र धातु होता है जो तांबे और रांगे यानी टीन का एक मेल होता है। तांबा और टीन के मिश्रण को कांसा कहा जाता है, जो इससे बनती है। और इसमें कि चोलकालीन जो कांस्य मूर्तियां हैं वो लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा कि चोलकालीन जो कांस्य मूर्तियां होती थी वो किससे बनती थी? तो लुप्त मोम तकनीक से बनती थी। और ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं यहाँ पे साफ लिखा गया कि कांस्य मूर्ति है जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते हुए दिखाया गया। ये हमने कई बार पढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए मंदिर के बारे में बताया गया, जैसे कि गुजरात का सोमनाथ हम जानते हैं, उस तरह से मध्य प्रदेश में एक मंदिर जिसका नाम आप याद रखेंगे, भील स्वामीन। भील स्वामीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। कांचीपुरम, मदुरई, तो ये सब आपको पता ही है। अब इसमें हम देखेंगे कि तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में, तिरुमलाई तमिलनाडु में ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं।
और साथ ही साथ अजमेर जो कि राजस्थान में 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी थी और आगे चलकर के मुगलों के शासन में वह सूबा यानी कि मुख्यालय बन गया था। इसके बाद यह नगर धार्मिक अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रसिद्ध सूफी संत जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो अजमेर में ही जो कि 12वीं शताब्दी में बस गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध अजमेर से था। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे अजमेर के पास जो सरोवर था उसको हम लोग पुष्कर के सरोवर के नाम से जानते हैं, पुष्कर झील या फिर पुष्कर सरोवर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आमतौर पर कोई सामंत यानी कि जो परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या फिर इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारी शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों को संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या फिर धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो कि आज भी हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद छोटे और बड़े और छोटे व्यापारी की अगर हम बात करें, देखिए गिल्ड क्या होता था। तो गिल्ड यहाँ पे देखिए व्यापार संघ को गिल्ड कहते थे, गिल्ड व्यापार संघ को कहा जाता था। जो चीज़ हम जानने चाहिए वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बाकी आप एक्स्ट्रा के लिए आप बुक को पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी के लिए पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब देखिए कि पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसालों और कपड़े इतावली व्यापारियों द्वारा खरीदे जाने थे और वहाँ से वे आगे उन्हें यूरोपीय बाजारों में पहुँच जाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जिसमें काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय वासियों को भारत तक खींच लाई थी। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। आगे देखिए काबुल जो कि काफ़ी फेमस था उस वक्त, क्यों? तो काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी में राजनीतिक और वाणिज्यिक जो कि दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही ध्यान दीजिएगा, घोड़े का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो का एक जो सौदागर था जिसका नाम हम यहाँ पे पढ़े हैं कई बार, हम जानते हैं इसके नामों के बारे में, जॉ बैप्टिस्टो ट्रैवेनियर के अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़े का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपये का होता था, जो कि उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। साथ ही साथ काबुल में मेवे, खजूर, जो कि गलीचे, रेशमी, ये सभी जो चीज़ें होती थी वो ऊँट से लाद करके अन्य भागों तक बेचे जाते थे। नगरों में जो शिल्प की बात करें तो बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया था, यानी इन सभी शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया था। पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय जिनमें सुनार, केसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण में के लिए आवश्यक ये सभी थे। आगे देखते हैं। इसमें देखिए अब ये कि शहरों के बदलते हुए भाग के अंतर्गत देखिए, इसमें मैंने लाइन एक अंडरलाइन किया है कि पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था, लेकिन 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान ही उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर जो थे इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक न सके, तो इस वजह से जल्दी से इसका सितारा भी डूब चुका था। अगला है कि हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के घाटी में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ कई बार हम पढ़ चुके हैं। यहाँ नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का एक केंद्र स्थल था। इसमें अगर आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए जो हम ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर के बारे में आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा कि हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किलों की दीवारों का निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी सीमेंट वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया था ईंटों को जोड़ने के लिए, पत्थरों को जोड़ने के लिए, और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर ही गुथा गया था। ये जो आप देख रहे हैं किसी तरह से जोड़ा नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ फंसा करके इनको रखा गया और अच्छे तरीके से मतलब ये किलाबंदी थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो डोमिंगो पेज था वो पुर्तगाली यात्री था और हम जानते हैं कि किसके समय में आया हुआ था, तो कृष्णदेवराय के समय में ये आया हुआ था पुर्तगाली यात्री। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए एक नदी है और उसमें एक जलाशय के बारे में जिक्र किया गया। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले
अनंत अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि अनंत सागर जलाशय का निर्माण जो है वो किस नदी पर हुआ है, तो मालदेवी नदी के तट माल नदी पर हुआ था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक प्रश्न ये भी है कि जो विट्ठल मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो विट्ठल मंदिर हम्पी में स्थित था, ये ध्यान रखिएगा। ये पत्थर का बना हुआ रथ आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वो आपका यही है। अब यहाँ पे देखिए कि मंदिर जो है वो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासिया विरूपाक्ष यानी शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी एक त्यौहार हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य में। महानवमी पर्व जो कि आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता था, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था महानवमी, ये ध्यान रहेगा, जिसको नवरात्र के रूप में अब जाना जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि 1565 हम जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ, तालीकोटा का युद्ध जो था वो 1565, जिसको राक्षसी तंगड़ी के नाम से भी जानते हैं। दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा बीजापुर अहमदनगर बरार बीदर और के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया था। अब इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सूरत था मुगल काल में कैम्बे कैम्बे मतलब पहले तो कैम्बे कहते थे, लेकिन आज हम जानते हैं खंबात की खाड़ी, कैम्बे खंबात की खाड़ी, और कुछ समय के बाद अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात के पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत जो है वो औरमुज की खाड़ी से होकर के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार माना जाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न जो कि हमेशा रिपीट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार, मक्का का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो ये सूरत को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे, इस वजह से सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता था। और मक्का की दिशा को किस नाम से जानते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ऑलरेडी 2 वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कि अंग्रेज या इतिहासकार था एक, जिसका नाम था ओविंगटन। ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले देखने को मिलता था। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो मतलब सूरत उस वक्त कितना ज़्यादा विकसित था और अलग अलग देशों से यहाँ पे लोग आया करते थे, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती वस्त्रों, थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत में वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी जरी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके लिए पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों में नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बनाए रखे थे। वहाँ भव्य भवन, असंख्य मनोरंजक स्थल, सूरत में काठियावाड़ सेठों तथा महाराजों के बड़ी बड़ी साहूकारों कंपनियां थी। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुडियो का मतलब यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हुडी जो था एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी। हुंडी को कहीं अन्य प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती थी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब इसके अंतर्गत हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया और आज सूरत एक महत्वपूर्ण जो कि वाणिज्यिक केंद्र है, यानी कि जो वर्तमान आप मुंबई देखते हैं, वर्तमान मुंबई जो बम्बई के नाम से प्रसिद्ध था, वहाँ पे ये अंग्रेज़ों ने 1668 में अपने मुख्यालय बनाया और उसके बाद सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र अभी वर्तमान में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मछलीपट्टनम, जिसको हम लोग मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, ये जो नगर है वो कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग एमसीक्यू में देखेंगे। तो एमसीक्यू के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि एमसीक्यू अब आपको सिर्फ और सिर्फ मिलता है हमारे एप्लीकेशंस पे। 17वीं शताब्दी में एक भिन्न भिन्न व्यापार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी में मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र प्रदेश का यानी आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन चुका था। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था, ये चीज़ याद रखना। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक, अगर आप इस पढ़ेंगे इस पूरे नोट्स को, तो यहाँ पे एक आपको मिल रहा है गुमास्ते। तो गुमास्ता एक्चुअली होता क्या है, तो यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी जो अधिकारी होते हैं उनको गुमास्ता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, हम जैसे कि पहले पढ़े थे औरंगजेब जो था मुगल साम्राज्य पढ़ते थे, उसमें हमने देखा था कि बीजापुर और गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में ला लिया गया था। तो बीजापुर को औरंगजेब ने 1685 में, जबकि गोलकुंडा को 1686-87 में, यहाँ पे देखिए 87 पहले लिखा था, अब यहाँ पे 86-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है यही आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़िए और ध्यान में रखिए। अब इसमें हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें देखिए एक चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं, 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के नगरों का उदय हुआ जो आज प्रमुख महानगर है।
शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी कि देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों को मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज तथा कलकत्ता के फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपना आवास बनाए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से बस दो चीज़ याद रखना है कि जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो मद्रास में पड़ता है, जबकि फोर्ट विलियम ये आपका कलकत्ता में पड़ता था। चलिए अब यहाँ पे लास्ट पेज है, एक देख लेते हैं कि वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए, जिसमें उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली जो नाविक थे, ध्यान रखिएगा वास्को डिगामा पुर्तगाल से थे, और पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकल करके हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या फिर खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए, और उसके बाद तो अंग्रेज, होलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया गया। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज एक जो कि अन्य सुपरिणाम निकला, जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटली वासी, जिसको हम लोग जानते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, इटली वासी ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय लिया, क्योंकि उसका सोचना था कि पृथ्वी गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। तो 1492 में वेस्ट इंडीज़ तट पर पहुंचा, और वेस्ट इंडीज़ तट का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा था, यानी वेस्ट पश्चिम से ओर गया और इंडिया के संदर्भ में खोजते हुए गया था, इसलिए उसने वेस्ट इंडीज़ कहा गया। अब यहाँ पे देखिए कि उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविकों और विजेता भी वहाँ आते रहे और उनके मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जों में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों को, पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। तो ज़्यादातर इसमें कुछ नहीं था, बस 2 चीज़ आपको ध्यान रखना था, क्रिस्टोफर कोलंबस और साथ साथ वास्को डिगामा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और जो कोर्स ज्वाइन करना ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोर्स में ही आपको एमसीक्यू मिलता है। तो एमसीक्यू के लिए आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप इसको पढ़िए और उसके बाद खुद से एमसीक्यू लगा सकते हैं। अब रही बात फ्रेंड्स जो कि हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की, तो नेक्स्ट चैप्टर इसका अगला आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए आप वेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।